Good morning once again, and welcome to another video of pathophysiology. And in today's video tutorial, we're going to discuss about gout. Gout is also disease of joints. मतलब joints की disease होती है. It is also a kind of disease which is specialized in joints, and it is basically due to the deposition of uric acid. सुना होगा आप लोग ने अपने घर में कि आपके घर में आपके हो सकता है जो ओल्डर एज मतलब कि मेंबर्स हों घर के, उनको अक्सर क्या होता है कि उनके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है. तो द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड बेसिकली इज़ लिंक्ड विद द गाउट डिजीज़. एंड हम इसको ये कह सकते हैं कि ये भी क्या होती है कि जॉइंट्स वगैरह के अंदर इस यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, आर्थ्रोपैथी हो जाती है. ठीक है, हम लोग कहते हैं इसको आर्थ्रोपैथी. कभी कभार इसको हम लोग कहते हैं मोनो आर्ट्रिकुलर आर्थ्रोपैथी, जो कि क्या होती है, गाउट होती है. एंड दैट पर्टिकुलर इज बिकॉज ऑफ द यूरिक एसिड डिपोजिशन. यूरिक एसिड डिपोजिशन, और वी कैन से दैट मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपोजिशन. तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. ओके तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं गाउट के बारे में. गाउट के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जैसे हमने बोला कि गाउट जो है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी मोनो आर्ट्रिकुलर और आर्थ्रोपैथी. ठीक है, अब इन्फ्लेमेटरी मतलब बताइए आपको क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है. मोनो आर्ट्रिकुलर मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मोनो आर्ट्रिकुलर मतलब होता है कि वन ज्वाइंट, यानी कि इसके अंदर वन ज्वाइंट का इन्वॉल्व होता है इसके अंदर एक ज्वाइंट, लेकिन एक ज्वाइंट से ज़्यादा भी इन्वॉल्व होते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं इसको इन्फ्लेमेटरी मोनो आर्ट्रिकुलर, यानी कि एक ज्वाइंट. और आर्थ्रोपैथी मतलब क्या होता है, ये अगर हमारे ज्वाइंट्स के अंदर किसी तरह की डिफॉर्मिटीज़ हो जा रही है तो हम लोग कहेंगे आर्थ्रोपैथी. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिजीज ऑफ जॉइंट्स. ठीक है, तो ये होता है हमारा गाउट. अब जैसे हमने बताया कि ये इसका जो नाम है वो मोनो आर्ट्रिकुलर है, यानी कि एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन दो से ज़्यादा मतलब जॉइंट जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जॉइंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं मे अफेक्ट टू और मोर जॉइंट्स गाउट के अंदर, यानी दो या दो से ज़्यादा जॉइंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो अगर इसकी ये हो गया गाउट के बारे में, एक तरह से छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया. अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉज्ड बाई डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स. ठीक है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स विद इन जॉइंट्स. यानी कि मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, यानी कि इनका डिपोजिशन अगर जॉइंट के अंदर हो जा रहा है तो ये हमको क्या हो जाएगा, गाउट हो जाएगा. अब इसको जो ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी. इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी. ठीक है, ये हो गया. अब जो ये
क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी हो रही है, यानी कि क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जा रहा है हमारे जॉइंट के अंदर, ये होता है हमारे बॉडी में किस वजह से? ये होता है हाइपर यूरेसीमिया की वजह से। ये किस वजह से होता है? ये होता है हाइपर यूरेसीमिया की वजह से। हाइपर यूरेसीमिया यानी कि जो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी में क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन था गाउट के बारे में। अब जैसे अगर हम लोग गाउट की एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, अगर गाउट की एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो एपिडेमियोलॉजी में क्या आता है कि इसके अंदर ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं? मेल होते हैं और जिनकी एज 30 ईयर्स से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो 90% पेशेंट अराउंड हम कह सकते हैं कि 90% ऑफ पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो एज होती है वो क्या होती है? एज मोर देन 30 ईयर्स होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर ये मेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि मेल के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो विमेन जो होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो पोस्ट मेनोपॉज के बाद ये इससे अफेक्टेड होती हैं। यानी कि अगर हम लोग विमेन की बात करते हैं, विमेन जो होती हैं वो आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज यानी कि जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो क्या होती है? रुक जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकने के बाद, वो भी अराउंड 45 to 50 की एज में होती है, उसके बाद से वुमेन जो है वो क्या होती है? मतलब फीमेल जो होती है वो गाउट से अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके अंदर सिंपल मतलब मेल और फीमेल का अगर हम लोग रेशियो देखते हैं कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना होता है, तो ये ऑलमोस्ट होता है मेल के अंदर 2 से लेकर 6:, फीमेल जो होती है 1, यानी कि मेल के अंदर ये ज़्यादा होता है और फीमेल के अंदर ये कम होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर इसका जो प्रिवेलेंस होता है, यानी फैलने की इसकी जो वो होती है, क्या बोलें, मतलब जिस तरह से ये स्प्रेड करता है, इसका प्रिवेलेंस इंक्रीज़ करता है किसके साथ? इंक्रीजिंग एज के साथ। यानी कि एज हमारी जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी, इसका प्रिवेलेंस जो होता है वो भी क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज़ करता रहता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो होता है, ये जनरल पॉपुलेशन जो होती है वो 1 से लेकर 4% तक जनरल पॉपुलेशन जो होती है वो गाउट से अफेक्टेड होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड टू अफेक्ट कितने? 1 से लेकर 4%, यानी 1 से 4% ऑफ जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन जो होती है 1 से लेकर 4% वो क्या होती है? इससे अफेक्टेड होती है। तो ये मोटा सा इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में था, गाउट के बारे में, ठीक। अब जो मेन चीज़ है पैथोफिजियोलॉजी, वो हमको देखना है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट के बारे में। ठीक है, तो ये हमको मेन डिस्कस करना है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो गाउट की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, इसके अंदर बेसिक क्या होता है कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका होता है? यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया था, इसी के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? गाउट होता है। यानी ये इसका मेन पॉजिटिव फैक्टर है कि बॉडी में हमारे जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा पाथवे चलता है, तो उस पाथवे का एक छोटा सा पार्ट हम लोग देखते हैं। होता यह है कि बॉडी के अंदर हमारे एक पाथवे चलता है, उसको कहते हैं हम लोग सैल्वेज पाथवे। क्या कहते हैं? सैल्वेज
पाथवे कहते हैं, एक बॉडी के अंदर पाथवे चलता है जिसको हम लोग कहते हैं सैल्वेज पाथवे। अब इस पाथवे में क्या होता है, इस पाथवे में क्या होता है कि एक केमिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोजैंथीन, हाइपोजैंथीन, ठीक है। ये हाइपोजैंथीन जो होता है ये कन्वर्ट होता है जैंथीन में, ठीक है। ये हाइपोजैंथीन जो है ये कन्वर्ट होता है जैंथीन में, ठीक है। और फिर यही जैंथीन जो होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिक एसिड में, इसमें कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। अब यहाँ पे जब हाइपोजैंथीन जो जैंथीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ से H2O2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ से क्या होता है, लिबरेट आउट होता है, ठीक। इसी तरह से क्या होता है, एक और सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है ग्वानिन, ये तो सुना ही होगा, ये ग्वानिन तो सुना ही होगा। ये ग्वानिन जो होता है ये भी कन्वर्ट होता है जैंथीन में, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है वो होता है NH4 प्लस का मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ग्वानिन जो है वो जैंथीन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब जब यूरिक एसिड बनता है तो यहाँ से फिर एक H2O2 का मॉलिक्यूल जो होता है वो लिबरेट आउट होता है। तो यहाँ से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जो कि हाइपोजैंथीन को जैंथीन में चेंज करता है, इसको हम लोग कहते हैं जैंथीन ऑक्सीडेज, तो कहते हैं जैंथीन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम यहाँ पे काम करता है, इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ये तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे जैंथीन ऑक्सीडेज होता है, लेकिन एक और एंजाइम होता है जो कि यहाँ पे मतलब इसका मतलब बहुत मार्क्ड होता है। इस एंजाइम का नाम है, ठीक है, इस एंजाइम का नाम है हाइपोजैंथीन, क्या नाम है, हाइपोजैंथीन, ठीक है। ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल, ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HGPRT, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये जो मतलब कि ये होता है एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यानी कि यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में ये हाइपोजैंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक। अब जैसे हमने बताया था कि इसके अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कैसे होता है बॉडी के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो यूरिक एसिड होता है ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर तमाम तरह के मेटाबॉलिज्म चलते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक प्यूरिन मेटाबॉलिज्म चलता है, प्यूरिन का पाथवे चलता है, इसको कहते हैं हम लोग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो ये जो यूरिक एसिड होता है ये क्या होता है, ये एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, इसको कह सकते हैं ये एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। अब किस चीज़ का होता है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। अब जैसे हमने बताया कि यूरिक एसिड जो है ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं एक्सेस यूरिक एसिड हो जाती है, बॉडी के अंदर एक्सेस यूरिक एसिड होती है। इसी एक्सेस यूरिक एसिड होने की वजह से क्या होता है, हमारे जॉइंट वगैरह के अंदर डिपोजिशन होता है। अब ये एक्सेस यूरिक एसिड जो है ये कैसे हो रहा है, तो ये हम देखते हैं थोड़ा सा कि यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है ये बढ़ कैसे रहा है। अब एक्सेस यूरिक एसिड अगर हो रहा है तो इसमें पहला जो फैक्टर हो सकता है वो क्या हो सकता है कि इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन। अगर हमारे बॉडी में किसी वजह से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, ये किस वजह से हो सकता है, ये हो सकता है मे बी एक्सेसिव, ये किस वजह से हो सकता है, एक्सेसिव सेल टर्नओवर,
मतलब सेल जो है उसका टर्नओवर जो है, यानी कि आउटपुट जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ सकता है। जब यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा, यानी कि यूरिक एसिड जो है वो एक्सिस हो जाएगा, उसकी जो वो रहेगी अमाउंट रहेगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और जब अमाउंट इंक्रीज़ करेगी तो ये हमारे जॉइंट्स वगैरह में डिपॉजिट होगा और गाउट कॉज कराएगा। तो पहला तो ये कॉज हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक और कॉज हो सकता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कर देते हैं इसे ताकि जगह मिले हमको। यहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स थे, तो पहले बताया था कि मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स थे वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं जॉइंट में। एक्यूमुलेट इन जॉइंट्स, जॉइंट में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, लीडिंग टू क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस। अब पहले ही हमने बताया था कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनगल्फिंग सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनगल्फ करने का काम करते हैं मैक्रोफेजेस जो हैं। तो ये जो सब्सटेंस वगैरह होते हैं उसको खा जाते हैं मैक्रोफेजेस। तो अगर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन हमारे जॉइंट में होता है तो इससे मैक्रोफेजेस जो रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या कराते हैं बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कराएंगे, ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। अब जब इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होगा तो उससे फिर यही होगा आपका वही सेम चीज़, यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होगी, ठीक। और इसके साथ और क्या रीज़न हो सकता है, अगर क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर एक्सक्रीशन जो यूरिक एसिड का है, जैसे यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट भी तो करेगा, तो अगर उसका एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर हमारे एक्सेसिव यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज़ कैसे कैसे हो सकता है, वो हो सकता है अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई रीनल डिजीज़ है, यानी किडनी से रिलेटेड कोई हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ है, या फिर हम लोग NSAIDs ले रहे हैं। अब NSAIDs को हमको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि NSAIDs क्या है, और अगर हम लोग NSAIDs पे चल रहे हैं, अगर हम लोग डाईयूरेटिक्स ले रहे हैं, डाईयूरेटिक्स क्या होते हैं, डाईयूरेटिक्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं या ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर हम लोग डाईयूरेटिक्स ले रहे हैं, या हमारे बॉडी के अंदर एसिडोसिस है, तो ये सारे जो रीजंस हैं ये क्या कराते हैं, यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करवा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमने अच्छा एक और मतलब रीज़न इसके अंदर हो सकता है जो कि जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, इसको कह सकते हैं हम लोग कि एक जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है, जेनेटिक कंडीशन हो सकती है। अब जेनेटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, जेनेटिक कंडीशन के अंदर एक पर्टिकुलर एक टर्म होता है, एक मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेशनायहान कहते हैं, लेशनायहान अगर डिजीज़ होती है तो लेशनायहान डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो हमारा ये एंजाइम था HGPRT, इस एंजाइम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम लोग कहेंगे लेशनायहान डिजीज़ हो गया है। तो अगर ये जेनेटिक कंडीशन होता है, तो अगर ये हो गया है, HGPRT की डेफिशिएंसी हो गई है, तो फिर क्या होता है, इससे भी हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा कि एक्सेसिव यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हो गया। अब जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस के बारे में बताया था कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं, तो ये हमने बताया कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन, जैसे ये तो हमने ऐसे बता दिया कि मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं,
लेकिन इन्फ्लेमेशन कॉज कैसे कर रहे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। तो सपोज़ जगह नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं कि जैसे ये हैं हमारे मैक्रोफेजेस। अब हमने बोला कि मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि ये क्या करेंगे, जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनको खा जाते हैं। जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है उनको क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। यानी यहाँ लिख देते हैं ईट क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल्स जो बने थे यहाँ पे, जो बताया था ना कि यहाँ पे कहाँ गया, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स थे, उनको ये ईट कर जाएंगे। इनके खाने की वजह से क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन होता है किस चीज़ का, इसको कहते हैं हम लोग NLRP2 इन्फ्लेमेसोम, इनका एक्टिवेशन होता है। किसका एक्टिवेशन होता है, यहाँ प्लस साइन लगा रहे हैं, यानी कि एक्टिवेशन हो रहा है। यानी कि इन मैक्रोफेजेस जब खाते हैं क्रिस्टल्स को तो NLRP2 इन्फ्लेमेसोम्स का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। ठीक है, अब ये जो अब जैसे इन्फ्लेमेसोम लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज कर रहे होंगे। तो अब ये इन्फ्लेमेसोम क्या करते हैं कि ये फिर फर्दर किस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे, ये एक्टिवेट करते हैं कैस्पेस 1। कैस्पेस 1 को एक्टिवेट करेंगे। अब कैस्पेस 1 भी हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ है। इसके अलावा ये इंटरल्यूकिन 1 बीटा को भी एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये एक्टिवेट करेंगे। जब ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर फर्दर हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये क्या करेंगे, क्रिस्टल्स को पहले इनगल्फ कर जाएंगे, जिससे NLRP2 जो है इन्फ्लेमेसोम्स का एक्टिवेशन होगा, और इनके एक्टिवेशन से फिर कैस्पेस 1 का एक्टिवेशन होगा और इंटरल्यूकिन 1 बीटा का एक्टिवेशन होगा, और ये फिर फर्दर क्या करेंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे इन्फ्लेमेशन को, और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, तमाम तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इसका एक ब्रीफ में हमारा पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे गाउट जो है वो हमको हो रहा है, यूरिक एसिड कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है और कैसे ये गाउट वगैरह जो है हमारे बॉडी के अंदर कॉज कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर और डिस्कस करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स के अंदर तमाम तरह के फैक्टर्स आते हैं, इसको वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। जिसमें से पहला आता है, अगर हम लोग मेल जेंडर हैं, जैसे हमने बताया था कि मेल में ज़्यादा होती है, तो मेल जेंडर है तो ये हमारे लिए रिस्क फैक्टर है कि भाई मेल हैं। अगर ओल्डर एज हैं, एज ज़्यादा है, ओल्डर एज है, एज ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हमारा डाइटरी सोर्स जो है, यानी जो हम खा पी रहे हैं, जो हमारा डाइटरी सोर्स है, डाइटरी सोर्स, ये डाइटरी सोर्स जैसे कि अब इसमें कई चीज़ हो सकती है। क्या क्या हो सकती है डाइटरी सोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग हाई फ्रक्टोज, अगर हम लोग हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इंटेक कर रहे हैं, जिसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि अगर चीनी की क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग सी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, सी फूड यानी कि जैसे लॉबस्टर्स हो गए, जो भी समुद्र में पाने वाले जो जानवर होते हैं, केकड़े वगैरह हो गए, इनका इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग ऑर्गन मीट्स वगैरह ले रहे हैं, नॉन वेज ऑर्गन मीट का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे लीवर है, किडनीज़ वगैरह, जैसे तमाम तरह के जानवर जो होते हैं, मतलब मटन हो गया, चिकन हो गया, उसकी लीवर किडनी को हम लोग भी खाते हैं, मतलब खाया जाता है, लोग खाते हैं। तो अगर ऑर्गन मीट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर रेड मीट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया, इन सबको अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है। फिर ये डिपेंड करता है तमाम तरह के बेवरेजेस पे भी। बेवरेजेस यानी कि जो लिक्विड पदार्थ वगैरह होते हैं, इसमें सपोज़ करो अगर अल्कोहल का इंटेक हो रहा है तो उससे ये हो सकता है गाउट। इसके अलावा स्वीट ड्रिंक्स वगैरह,
अगर स्वीट ड्रिंक्स वगैरह हम लोग पी रहे हैं ज़्यादा, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर कुछ भी फ्रूट जूस जो पैक वाले आते हैं वो, या फिर घर में आपके टैंग है, माज़ा है, रसना वगैरह है, इनकी वजह से, जिसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर होती है। और उसके अलावा सोडा, जो हम लोग मार्केट में सोडा पीते हैं, एकदम मस्त बॉटल में देता है, और स्पार्कलिंग वाटर होता है, उसको भी पीने से ये सब कंडीशन होती है, मतलब कि हमारे बॉडी में गाउट हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं तमाम तरह की। मेडिकल कंडीशन भी तमाम तरह की होती हैं। तो मेडिकल कंडीशन के अगर मैं बात करते हैं, तो सपोज़ हमारे बॉडी में क्या है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा चढ़ा हुआ है, हम मोटे हैं तो हमको गाउट होने का चांसेस होता है। हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर हमारे बॉडी के अंदर डायबिटीज़ है, ठीक है, बॉडी के अंदर डायबिटीज़ हो गई। या फिर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है। या हमारे बॉडी के अंदर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्या है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। या हमारे बॉडी के अंदर अगर CHF है, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, हार्ट की डिजीज़ है। या हमारे बॉडी के अंदर हाइपरलिपिडीमिया है, यानी कि लिपिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इन सब की वजह से क्या है, हमारे अंदर चांसेस हो सकती है इसकी क्या कहते हैं कि गाउट की, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग सर्टेन मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर जैसे हम लोग सर्टेन मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, मेडिकेशंस यानी कि हम लोग ड्रग वगैरह ले रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो मेडिकेशन में कौन कौन से मेडिकेशन, एस्प्रिन ले रहे हैं हम लोग, अगर एस्प्रिन का इंटेक कर रहे हैं तो हो सकता है हमको, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन की वजह से, हो सकता है बॉडी के अंदर हमारे गाउट, ठीक। इसके अलावा डायूरेटिक्स की वजह से, डायूरेटिक यानी कि जो इंक्रीज के आउटपुट को बढ़ाते हैं, एस्प्रिन जो NSAIDs में आता है, ये हमने बताया पहले, ठीक है। इसके अलावा जो अदर NSAIDs होते हैं उनको भी, एस्प्रिन से तो होता ही होता है, और अदर NSAIDs जो हैं, इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग इथम्ब्यूटॉल लेते हैं, अब इथम्ब्यूटॉल को हम लोग शायद टीबी में यूज़ करते थे, बताया था हमने कि टीबी में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सारे ड्रग ले रहे हैं, इनकी वजह से हो सकता है। और एक लास्ट जो रीज़न है वो हो सकता है हमारा जेनेटिक भी ये हमारे अंदर अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारे रीज़न थे इसके, मतलब कि रिस्क फैक्टर्स थे कि इनकी वजह से बॉडी के अंदर हो सकता है। अब हम लोग इसके अंदर इनके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि गाउट के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अब क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसमें देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में आता है आपका सबसे पहला एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसेमिया। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसेमिया, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसेमिया आता है। अब ये एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसेमिया को हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर फ्लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, कह सकते हैं हम लोग नो फ्लेयर्स, यानी कि इसके अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक है तो सिम्टम्स नहीं आएंगे और हाइपरयूरेसेमिया हो गया है, ठीक है। तो एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसेमिया क्या होता है कि जैसे जो गाउट अटैक होता है, जैसे कि गाउट का जो अटैक हो जाता है
जैसे अचानक से हो जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लेयर्स कहते हैं। तो अब एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसेमिया है, तो अब ये जो होता है एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसेमिया, ये तमाम वजहों से बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है। तो इसमें कुछ मतलब कि रीजंस होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर यानी कि क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। मतलब एसिम्टोमेटिक हाइपरयूरिसेमिया, इसमें क्या क्या आता है आपका, आता है कोल्ड टेम्परेचर। अगर ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर सर्जरी हुई है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारी डाइट डिस्टर्ब होती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये ट्रिगर कर जाते हैं, फ्लेयर वाले। अब जैसे हमने बताया कि जो गाउट का अटैक होता है, तो कहते हैं हम लोग कि गाउट अटैक हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेयर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेयर। गाउट के अटैक को हम लोग कहते हैं फ्लेयर, मतलब कि फ्लेयर हो गया गाउट का अटैक। अब ये जो अटैक होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे हो रहा था। जो गाउट अटैक होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट गाउटी, क्या कहते हैं, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। क्या कहते हैं इसको, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, सीवियर पेन अचानक से होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन, यानी कि सीवियर पेन हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, अचानक से स्टार्ट हो जाती है। और ये ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो पेन का जो पीक होता है, जो पेन का पीक होता है, यानी कि जो मतलब जिस स्पीड से राइज करती है, ये ऑनसेट के 24 घंटे में राइज कर जाती है, विद इन 24 आवर्स ऑफ ऑनसेट यानी कि जब अकरिंग होना स्टार्ट होता है, बॉडी में अकर होना स्टार्ट होता है, उसके 24 घंटे के अंदर पेन जो होती है वो कहाँ चली जाती है, वो बिल्कुल पीक पे चली जाती है, दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ और भी कुछ कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है, इसको हम लोग कहते हैं इराइथ्रोमेटस कंडीशन है, ये भी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाती है, एडेमेटस और वॉर्म। मेटस एंड वॉर्म क्या हो जाती है, इराइथ्रोमेटस और एडेमेटस। तो इराइथ्रोमेटस में क्या होता है कि जो स्किन होती है हमारी, स्किन जो होती है वो रेड हो जाती है, यानी कि स्किन में रेडनेस हो जाती है। और एडेमेटस मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से, स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन यानी कि किसी भी चीज़ के एक्यूमुलेशन से स्वेलिंग हो जाती है। तो एडेमेटस वर्ड जो है वो एडेमा से ही बना है, जैसे एडेमा मतलब क्या होता है, स्वेलिंग होती है। और वार्म कंडीशन यानी कि गर्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो जॉइंट अफेक्टेड होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट मेटाटॉर्सोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाटॉर्सोफेलेंजियल जॉइंट। ये जो जॉइंट होता है ये अफेक्टेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिग टो जॉइंट। क्या बोलते हैं, बिग टो जॉइंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, मतलब इसके अंदर जो इस तरह का फॉर्मेशन होता है, अफेक्टेड होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं पोडाग्रा, पोडाग्रा कंडीशन इसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कुछ दूसरे जॉइंट्स होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो अदर जॉइंट्स अगर बोलते हैं कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं, तो इसमें आपके नी जॉइंट, ठीक है, नी यानी कि घुटने, एंकल जॉइंट, एंकल यानी कि आपका नीचे टखना वाला जो हिस्सा होता है। इसके अलावा आपका टेलर जॉइंट, टेलर हो गया, और सब टेलर जॉइंट,
ठीक है। टेलर सब टेलर जॉइंट हो गया, एल्बो हो गया, एल्बो, रिस्ट हो गया, ठीक। एल्बो के अलावा रिस्ट हो गया, रिस्ट, और इसके अलावा फिंगर्स, फिंगर के जॉइंट होते हैं वहाँ पे, ठीक। जो बॉडी में टेंडन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। टेंडन्स के साथ साथ जो ब्रुसे होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ब्रुसे जो होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। ब्रुसे मतलब क्या होता है कि हमारे जॉइंट में ये होते हैं फ्लूइड फिल्ड सैक्स, ठीक है। यानी कि एक मतलब कि छोटे छोटे से बॉल टाइप के होते हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ड होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ब्रुसे। ये अफेक्टेड होते हैं। और इसमें भी स्पेशल जो एक होता है वो होता है आपका ओलेक्रेनन ब्रुसा, ओलेक्रेनन ब्रुसा, ब्रुसा, ब्रुसा ये जो होता है ये अफेक्टेड होता है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, टॉफ़ी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टॉफ़ी का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, ये नोड्यूल्स का मतलब टॉफ़ी मतलब क्या होता है, टॉफ़ी खाने वाली टॉफ़ी नहीं, ये क्या होता है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब नोड्यूल्स बन जाते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं सबक्यूटेनियस, ठीक है, जो कह सकते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ऑफ यूरेट डिपॉजिट। जो यूरेट्स होते हैं उनके डिपॉजिट हो जाते हैं अक्सर कान वगैरह में, और ये हो गया है ईयर्स के अंदर इनका डिपॉजिशन हो जाता है, ठीक है। जॉइंट्स में तो होता ही होता है, जॉइंट्स में डिपॉजिशन हो जाता है, ठीक है। टेंडन्स में हो जाता है, टेंडन्स में डिपॉजिशन हो जाता है, और हमारे हाथों की उंगलियों में यानी कि हमारे फिंगर्स के अंदर क्या होता है, इनका डिपॉजिशन हो जाता है। इसके साथ साथ और क्या क्या होता है बॉडी के अंदर, इसके साथ साथ अगर यहीं पे कंटिन्यू करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो जाता है, नेफ्रोलिथियासिस यानी कि किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन, ठीक है। किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं, और इसके साथ साथ नेफ्रोपैथी भी हो जाती है। नेफ्रोपैथी यानी कि जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं उनका भी डैमेज हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं। इसके अलावा सिस्टमिक कंडीशन भी होती हैं। इसमें सिस्टमिक कंडीशन भी होती हैं। सिस्टमिक कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, सिस्टमिक कंडीशन के अंदर हमको फीवर हो सकता है, फीवर के अलावा फैटिग हो सकता है। फैटिग यानी कि थकान हो सकती है, और हमको फीवर वगैरह भी हो सकता है। तो ये सारी क्या हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। और गाउट के अटैक का हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेयर, ठीक। ये हो गया हमारा। अब एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके डायग्नोसिस और थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब हम इसके डायग्नोसिस देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। अब डायग्नोसिस में क्या आता है, डायग्नोसिस में सबसे पहला आता है आपका जॉइंट एस्पायरेशन। जो कि हमने पहले बताया था कि जॉइंट एस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि फ्लूइड को हम लोग निकालते हैं जॉइंट से, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर जॉइंट का एस्पायरेशन करते हैं, यानी कि जॉइंट में से हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड निकालेंगे, फ्लूइड निकालते हैं। और ये फ्लूइड हम लोग निकालेंगे फ्लेयर के दौरान, जब एकदम गाउट का अटैक होता है उसी वक्त हम लोग फ्लूइड को निकालते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि टेकिंग आउट ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लेयर,
ठीक है, निकालेंगे और निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्लाउडी हो जाता है, क्लाउडी यानी कि झाग झाग हो जाता है, उसके अंदर झाग लिया होता है। इसके अंदर WBC की जो काउंट होती है वो अराउंड क्या हो जाती है, लेस देन 50,000 जो काउंट होती है वो हो जाती है, ठीक। और किसी तरह का इसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं दिखाई देता है, यानी कि नो बैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है, किसी तरह की इसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं मिलती है, ठीक। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल्स जैसे हमने बताया था मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, येलो हो जाता है, ठीक है। और जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये किस शेप के हो जाते हैं, नीडल शेप के, नीडल शेप के महीन महीन से क्रिस्टल्स हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, यानी कि पीले कलर का, ठीक है। ये हो गया, ये करते हैं डायग्नोसिस में। दूसरा इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो डायग्नोसिस फैक्टर होता है उसके अंदर हम लोग यूरेट के लेवल को चेक करते हैं, यूरेट का जो लेवल होता है उसको चेक करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ESR का लेवल यानी कि इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लेवल को चेक करते हैं, और साथ साथ में हम लोग C रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये इसके डायग्नोसिस की कंडीशन हो गई, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा नहीं, इसके अलावा एक चीज़ और है इसके अंदर, इसमें एक हम लोग रेडियोग्राफिक के फाइंडिंग्स भी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फोर्थ हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स जो करते हैं, मतलब कि जो एक्सरे वगैरह करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें हम लोग चेक करते हैं पंच्ड आउट, ठीक है। इसमें पंच्ड आउट इरोजन्स चेक करते हैं, जॉइंट्स के अंदर इरोजन्स हो जाता है, इरोजन्स यानी कि कोरोजन टाइप का कोरोड जैसा कुछ हो जाता है, तो वही हम लोग जो पंच्ड आउट इरोजन होता है वो चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पंच्ड आउट इरोजन्स विथ ओवर हैंगिंग एजेस, विथ ओवर हैंगिंग एजेस, ठीक है। यानी कि जो जॉइंट्स होता है उसके अंदर क्या होता है, इरोजन हो जाता है, और जो जॉइंट्स के एज होते हैं यानी कि किनारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के हल्के से लटक जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पंच्ड आउट इरोजन्स, यानी कि पंच्ड आउट होते हैं और ओवर हैंगिंग एजेस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रैट बाइट इरोजन, इसको कहते हैं रैट बाइट इरोजन। क्योंकि अगर हम लोग उसको देखते हैं, इस तरह के इरोजन्स को हम लोग हड्डियों में देखेंगे जॉइंट में, तो जैसे लगेगा वहाँ पे चूहे ने कुतर दिया है हड्डी को, चूहे ने अपने दांत से कुतर दिया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रैट बाइट इरोजन्स, यानी कि देखने में वैसे ही लगता है। तो ये हो गया मतलब इसके डायग्नोसिस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। इनके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपका क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट में आ जाएगा कि अगर फ्लेयर्स है, लिख सकते हैं हम लोग ड्यूरिंग फ्लेयर्स, जैसे कि अगर गाउट का अटैक है और फ्लेयर की कंडीशन है तो उसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर यानी कि विद इन 24 आवर्स क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सबसे चीज़ हम लोग रेस्ट, आराम करना है, ठीक है। आइस पैक्स यानी कि बर्फ़ से लेकर सेकाई वगैरह कर देनी है, ठीक है। कुछ एनासिड्स हम लोग दे सकते हैं, हालांकि एनासिड्स नुकसान करता है, जैसे हमने बताया था कोई भी ड्रग होती है वो फ़ायदा भी करती है और नुकसान भी करती है, तो एनासिड्स भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक ड्रग हम लोग देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉल्चिसिन,
ठीक है, कॉल्चिसिन देते हैं। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो देते ही देते हैं, जैसे हमने बताया था, ठीक है। और ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग 7 से 10 दिन तक चलाते हैं। 7 से 10 दिन तक ये सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह हम लोग इनको देते रहते हैं, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा हम लोग मेंटेन भी करेंगे। तो मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं, मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसी कुछ थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या हो कि जो यूरेट की क्वांटिटी है वो लोअर हो हमारी बॉडी में, वो घटे। तो हम लोग कह सकते हैं यूरेट लोअरिंग थेरेपीज़, ठीक है, लोअरिंग थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यूरेट लोअरिंग थेरेपीज़ के अंदर हम लोग क्या क्या देते हैं, इसके अंदर हम लोग दे सकते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है। इसमें हम लोग ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे सकते हैं, जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम था उसको इनहिबिट करे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, इसमें आते हैं आपके एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग आता है, ठीक है। इसके अलावा एक ड्रग आता है, इसको हम लोग कहते हैं फिबॉक्सैट, ठीक है। एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग देते हैं, एक हम लोग फ्यूबॉक्सोस्टैट मतलब ड्रग जो है वो देते हैं, ठीक। इसके अलावा जैसे ज़ैंथीन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर दिया था, इसके अलावा हम लोग यूरिकोसूरिक भी देते हैं, यूरिकोसूरिक एक ड्रग आता है वो भी देते हैं, ठीक। तो ये सारे ड्रग के बारे में हो गया। फिर इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल जो होती है, लाइफस्टाइल का भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, अगर हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर क्या क्या आएगा आपका, सबसे पहली चीज़ आएगी आपका वेट लॉस। अपना वज़न घटाएं आप, तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेट रहें, हाइड्रेशन यानी कि पानी की क्वांटिटी आपकी बॉडी में अच्छी रहे। पानी जब भी ज़्यादा रहेगा वो नुकसान नहीं करेगा, तो पानी मतलब अच्छी तरह से करें, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन, यानी कि अल्कोहल के कंजम्पशन को भी रिड्यूस करना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डायग्नोसिस में, जैसे बताया जॉइंट्स एस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, फ्लूइड को निकालेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, यूरेट का लेवल चेक करेंगे, और इराथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वगैरह हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह चेक करते हैं। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग के अंदर हम लोग पंच्ड आउट इरोजन्स देखते हैं, इसको हम लोग रेड बाइट इरोजन कहते हैं। ट्रीटमेंट में हमने बताया जब गाउट का अटैक होता है तो उसमें 24 घंटे के अंदर हम लोग रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आइस पैक वगैरह देंगे, ठीक है। एनेसिड्स वगैरह का भी कुछ इस्तेमाल करते हैं। कॉल्चिसिन नाम का एक ड्रग आता है वो देते हैं ड्यूरिंग फ्लेयर्स में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह देंगे। और इसके अलावा ये सारी थेरेपीज़ हम लोग 7 से 10 दिन तक चलाते हैं। और मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, यूरेट को लो करने वाली थेरेपीज़ वगैरह इस्तेमाल करेंगे। एक ड्रग आता है, एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसमें आपका एलोप्यूरिनॉल आता है और फ्यूबॉक्सोस्टैट आता है, ये सब देंगे। और इसके अलावा एक और ड्रग आता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिकोसूरिक एक ड्रग होता है, वो दे सकते हैं हम लोग, ताकि हमारा इसका कंसंट्रेशन कम हो, मतलब यूरेट का लेवल कम हो। और उसके साथ साथ हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को मेनटेन कर सकते हैं, कैसे कैसे, वेट लॉस करके, पानी ज़्यादा पीकर और अल्कोहल के कंजम्पशन को रिड्यूस करके। तो इस तरह से आपका ये गाउट जो है वो भी फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कैंसर एंड द कीमोथेरेपी एंड द मैकेनिज्म दैट हाउ पर्टिकुलर कैंसर हैपन्स इनटू आवर बॉडी. So we will discuss in detail about cancer in our next video.
So stay tuned for it, and please like and share, and hit the like button and subscribe this BPMC channel for more videos like this. Thank you very much.